हेलो हाय दोस्तों, कैसे हो? आई होप अच्छा चल रहा होगा सब, और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रही होगी। अब हम आते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, जो हमने यहाँ तक एंड तक थ्योरीज की थी कि कौन कौन सी थ्योरीज होती है ना। तो आई होप आपको समझ आई होंगी। कोई भी डाउट होगी तो आप पूछ सकते हो और हम दोबारा से रिवाइज भी कर लेंगे एक बार। बाकी हम आते हैं अपने अपने टॉपिक के ऊपर। जो आगे हमने टॉपिक करना है वो क्या है? मैनेजमेंट वर्सेस ऑनरशिप का कंसेप्ट। देखो, मैनेजमेंट अलग चीज़ है एंड ऑनरशिप अलग चीज़ है, ये चीज़ हमें समझ आती है। लेकिन कंपनी के अंदर क्या होता है, जो चीज़ हम पढ़ते आ रहे हैं, देख वी आर एट प्रोफेशनल लेवल, तो ये चीज़ हमें समझ आती है कि कंपनी जो सेपरेट थिंग है, उसकी ऑनरशिप जो है वो अलग चीज़ है। जैसे कि कंपनी को मैनेज कौन करता है? डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं ना। और कंपनी के रियल ऑनर कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स होते हैं। बेसिक सी बात है बहुत, है ना। ये तो हमें पता ही है। तो शेयर होल्डर जो होते हैं वो अपना कंट्रोल जो होते हैं बिजनेस का किसको दे देते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दे देते हैं। और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करते हैं? स्पेशलिस्ट मैनेजमेंट रखते हैं। अब क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी हर चीज़ नहीं आती होती, तो वो क्या करते हैं कि अपना जो मैनेजमेंट होता है वो स्पेशलिस्ट रखते हैं कि जिसको जो चीज़ आती है उस चीज़ के लिए उसको हायर कर देते हैं, ताकि बिजनेस को अच्छे से रन कर पाए और जो भी प्रॉफिट्स हैं वो वापस से शेयर होल्डर को उसका मिल पाए। ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है कि भाई बीच में कौन हो गए? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, और एक तरफ हो गए ऑनर्स कौन? शेयर होल्डर। दूसरी तरफ कौन हो गए? मैनेजमेंट हो गया। तो एक तरफ मैनेजमेंट है, एक तरफ शेयर होल्डर है। शेयर होल्डर का पैसा लगा हुआ है, मैनेजमेंट क्या उसको मैनेज कर रहा है और उसको अपना फिक्स रेम्युनरेशन मिल रही है। ठीक है। कंपनीज लॉज सेंट्रल डिलीमा हैज बीन सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड कंट्रोल इन कंपनी। तो जो हमारा कंपनी लॉ है इसका सबसे मेन डिलीमा क्या है? कि जो ऑनरशिप है और उसका कंट्रोल है कंपनीज का, उसको अलग अलग करना। ऑन वन साइड आर शेयर होल्डर्स, एक तरफ कौन है? हमारे शेयर होल्डर्स हैं, जिनको हम ऑस्टेंसिबल ऑनर्स बोलते हैं। ऑन द अदर साइड आर कॉर्पोरेट ऑफिसर्स, और दूसरी तरफ कौन है? कॉर्पोरेट ऑफिसर्स, जो मैनेजर्स वगैरह हो गए। द शेयर होल्डर्स ऑस्टेंसिबल फिड्यूशरीज, बिटवीन देम इज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और इनके बीच में कौन है जो कनेक्ट करता है इनको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो सारे इनके बेसिस पे डिसीजंस लेते हैं, इनको कनेक्ट करते हैं। देखो, थियोरेटिकली अगर देखा जाए तो शेयर होल्डर्स जो है कंपनी को ओन करते हैं, इसलिए जो कंपनी है वो किसके हिसाब से काम करनी चाहिए? शेयर होल्डर्स के हिसाब से करनी चाहिए। जो मालिक है उसके हिसाब से ही करनी चाहिए ना। लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हर एक शेयर होल्डर, जो एक शेयर होल्डर यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, किसी के पास 10 शेयर है, किसी के पास 100 शेयर है ना, ऐसा होता है। टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑन डे टू डे बेसिस, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं है ये कि वो डे टू डे बेसिस पे हर एक शेयर होल्डर आके मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करे, डिसीजन में पार्टिसिपेट करे। और शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो जनरली कैन नॉट मैनेज द फुल डिटेल्स ऑफ कॉर्पोरेशन बिजनेस, और शेयर होल्डर को इतनी नॉलेज भी नहीं होती कि वो सारी चीज़ों को मैनेज कर पाए, और ना ही वो चाहते करना। दे इलेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू मेक बोर्ड कॉर्पोरेट पॉलिसी, तो इसके लिए वो क्या करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिलेक्ट कर देते हैं और वो इनके बेसिस पे पॉलिसीज बनाते हैं। कंपनीज अलाउ फॉर द सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट, तो कंपनी क्या करती है कि ऑनरशिप अलग, मैनेजमेंट अलग, ये चीज़ अलाउ करती है। दैट मीन्स कि ऑनर्स जो है डोंट नीड टू बी मैनेजर्स, तो ऑनर को क्या करना है? मैनेजर नहीं बनना, वो अपना बस पैसा इन्वेस्ट करेंगे। और मैनेजर्स को जो है ऑनर्स नहीं बनना, उनको सिर्फ काम मैनेज करना, उन्हें पता है कि हमारी कंपनी नहीं है। तो अब अगर बहुत छोटी लेवल पे देखोगे या इंडिविजुअल लेवल पे जब देखते हैं, जैसे छोटी छोटी कंपनीज होती है ना, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती है, तो स्मॉल कंपनीज जो होती है उनके ऑनर्स टिपिकली क्या होते हैं? वही शेयर ओनर्स होते हैं, वही मैनेज करते हैं कंपनी को। लेकिन इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ओनर्स रन द कंपनी और इवन इन्वॉल्व इन डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी। लेकिन अब ये ज़रूरी नहीं होता कि आप कंपनी के अंदर अगर आप ऑनर हो तो आपको डे टू डे जितने भी काम हो रहे हैं, ऑपरेशंस हो रहे हैं, उनके अंदर पार्टिसिपेट करना हो। ठीक है। अब इतना सारा मैनेजमेंट है, इतनी सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं, सैबी का पढ़ते हैं, और शेयर होल्डर्स के बारे में कितना सारी चीज़ें हमने एग्जीक्यूटिव लेवल पे भी पढ़ी हुई है। मैनेजमेंट एंड ओनर्स में हैव डिफरेंट व्यूज ऑन वेरियस इशू ऑफ द कंपनी। देखो, मैनेजमेंट का अलग व्यू हो सकता है, ऑनर्स का अलग व्यू हो सकता है। मैनेजर जो होते हैं वो फियर रिस्क मोर देन शेयर होल्डर्स, तो जो मैनेजर्स होते हैं उनको ज़्यादा डर होता है रिस्क का, इन कंपेरिजन टू शेयर होल्डर्स, बिकॉज मैनेजर्स कैन नॉट डाइवर्सिफाई देयर इन्वेस्टमेंट ऑन ऑफ ह्यूमन कैपिटल, क्योंकि वो अपनी ह्यूमन कैपिटल की जो इन्वेस्टमेंट होती है उसको वेरीफाई नहीं कर सकते। जो लिमिटेड चीज़ें हैं वही कर सकते हैं, लेकिन शेयर होल्डर जो है वो डाइवर्स कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी को, कि उसने इस कंपनी में भी पैसा लगा दिया, टाटा में भी लगा दिया, रिलायंस में भी लगा दिया, सब में लगा दिया, कितने सारों में डाइवर्सिफाई कर सकता है वो, जितना जितना उसके पास पैसा है उस हिसाब से। लेकिन जो मैनेजमेंट है वो ऐसा नहीं कर सकते ना। मैनेजमेंट देयर फॉर परस्यू ग्रोथ रेदर देन मैक्सिमम शेयर वैल्यू। तो मैनेजर का क्या काम होता है? जो भी मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि हमें ग्रोथ होगी, हम यहीं पे बढ़ सकते हैं, हम अपने को ये थोड़ा ना 4 कंपनी में जाके एम्प्लॉय कर लेंगे, तो हमारी ग्रोथ यहीं पे है, तो ग्रोथ के ऊपर फोकस करते हैं शेयर वैल्यू से ज़्यादा। लेकिन शेयर होल्डर जो होता है उसे क्या मतलब होता है? ज़्यादा से ज़्यादा लिवरेज मिले, क्योंकि उसकी जो शेयर की वैल्यू बढ़ेगी। तो यहाँ पे दोनों का जो एक तरीके से देख रहे हो ऑब्जेक्टिव अलग अलग है। जो मैनेजर्स है उनका पर्सपेक्टिव क्या है कि कंपनी की ग्रोथ हो, और जो शेयर होल्डर है उसको क्या पर्सपेक्टिव है कि हाई लिवरेज हो, क्योंकि उसे शेयर की वैल्यू जो है बढ़ानी है।
तो ये कंसेप्ट होता है मैनेजमेंट वर्सेस ओनरशिप का, बहुत सिंपल सा और एग्जाम में छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकता है। देन मेजोरिटी रूल वर्सेस माइनॉरिटी रूल, ये बहुत डिटेल में भी हम पढ़ते हैं, जो दूसरे सब्जेक्ट है उनमें भी आता है ये, है ना, जिसके अंदर हमारा कौन सा केस आता है, फोर्स वर्सेस हार्बोटल। ये बहुत बहुत फेमस केस है, फोर्स वर्सेस हार्बोटल। इसके अंदर बोला था जैसे कि देखो, अब कंपनी के अंदर किसी के पास एक शेयर है, एक के पास 1000 शेयर है, कंपनी के अंदर टोटल 10,000 शेयर है। तो कोई शेयर होल्डर्स ऐसे होंगे जो मेजोरिटी में होंगे, कोई ऐसे होंगे जो माइनॉरिटी में होंगे। तो ये जो केस था ना, फोर्स वर्सेस हार्बोटल, इसके अंदर ये बोल दिया गया था कि जो मेजोरिटी का डिसीजन होगा ना, जो मेजोरिटी बोल देगी, जिसको हम रूल ऑफ मेजोरिटी बोलेंगे, उसके अंदर कोर्ट भी जो है ना जनरली इंटरफेयर नहीं करेगी। कुछ एक्सेप्शंस है जो हम अलग जगह पे पढ़ते हैं, यहाँ पे एक्सेप्शंस है नहीं, यहाँ पे हमारे टॉपिक में नहीं है। तो उन वैसे जनरली कोर्ट जो है इंटरफेयर नहीं करेगी अगर कोई डिसीजन जो है वो किसने लिया है, मैनेजमेंट ने लिया है, तो वहाँ पे इंटरफेयर नहीं करेगी। बस ये चीज़ जो है हमारे सामने आती है, बाकी कुछ इसके एक्सेप्शंस है। तो दो कंसेप्ट अभी हमने पढ़े, एक मेजॉरिटी माइनॉरिटी, और दूसरा हमने कौन सा पढ़ा था अभी, मैनेजर्स वर्सेस ऑनर्स। अब ये हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस आती है। तो सबसे पहले हम यूएसए की पढ़ेंगे, यूएसए की हमें दी गई है। तो देखो, जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुई थी, 40s की बात है, तब की बात है, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो था उसने काफ़ी ज़्यादा जो है इकोनॉमिक ग्रोथ जो है एक्सपीरियंस की थी, विच हैड अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन द हिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जिसके कारण जो हमारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की हिस्ट्री है उसकी उसकी वजह से इसके ऊपर बहुत खासा इम्पैक्ट है। कॉर्पोरेशंस वर थ्राइविंग एंड ग्रोइंग रैपिडली, बहुत तेजी से बढ़ रही थी कंपनीज। इन 1970s सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, जैसे इंडिया के अंदर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड है, ऐसे वहाँ पे सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है, brought the issue of corporate governance to forefront when they took the stance of official corporate governance reforms. In 1967 the term corporate governance, तो सबसे पहले 1976 के अंदर ये जो टर्म थी corporate governance was first appear in the Federal Register, तो सबसे पहली बार ये टर्म आई फेडरल रजिस्टर के अंदर, द ऑफिशियल जर्नल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, जो फेडरल गवर्नमेंट का ऑफिशियल जर्नल था उसके अंदर सबसे पहली बार टर्म देखने को मिली। अब यहाँ पे अलग अलग ईयर्स के अंदर जो है ये जो ग्रोथ हुई अलग अलग स्टेजेस के ऊपर हुई, तो क्या क्या स्टेजेस थी वो हमें स्टेजेस देखनी है। तो सबसे पहले फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन 1977 एक एक्ट बना जिसका नाम था द फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट। क्या एक्ट का नाम था, द फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट। इसके अंदर क्या इंट्रोड्यूस किया गया था, इसने ये बोला था, प्रोवाइड फॉर स्पेसिफिक प्रोविजंस रिगार्डिंग द एस्टेब्लिशमेंट, मेंटेनेंस एंड रिव्यू ऑफ सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो आपको तीन वर्ड याद रखने हैं। 1977 के अंदर सबसे पहली बार यहाँ पे एक एक्ट बना था जिसका नाम क्या था, एक सेकेंड, हाँ, उसका नाम क्या था, द फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट। इसने तीन चीजें बोली थी, स्पेसिफिक प्रोविजंस बनाए थे, क्या, एस्टेब्लिशमेंट, कि हम एस्टेब्लिश करेंगे, देन उसको मेंटेन करेंगे, और अब मेंटेन करा है तो उसको रिव्यू भी करेंगे कि कैसा चल रहा है, इंटरनल कंट्रोल, किसको, इंटरनल कंट्रोल को। तो याद रखना सबसे पहली चीज क्या हुई थी, इंटरनल कंट्रोल के रिगार्डिंग हुई थी, कि उसको एस्टेब्लिश किया था, उसको मेंटेन किया था, एंड देन उसको रिव्यू किया था 77 के अंदर। देन 79 के अंदर यूएस सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन आई। इसने क्या किया था, इसने मैंडेटरी रिपोर्टिंग कर दी थी इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स के ऊपर, ये रिपोर्टिंग ले आया था। तीन चीजें हो चुकी थी, एस्टेब्लिशमेंट, मेंटेनेंस, रिव्यू, ये क्या ले आया, रिपोर्टिंग ले आया इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स। ठीक है। देन 1985 के अंदर ट्रेडवे कमीशन आई। ट्रेडवे कमीशन ने क्या किया, इसने एम्फेसाइज किया था नीड ऑफ पुटिंग इन प्लेस अ प्रॉपर कंट्रोल एनवायरनमेंट। इसने क्या बोला कि प्रॉपर कंट्रोल एनवायरनमेंट चाहिए, डिजायबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग इंडिपेंडेंट बोर्ड्स, और सबसे पहली बार इंडिपेंडेंट बोर्ड्स की बात रखी कि इंडिपेंडेंट बोर्ड की जरूरत है, एंड इट्स कमेटी एंड ऑब्जेक्टिव और इंटरनल ऑडिट फंक्शन। एज अ कॉन्सिक्वेंस अ कमेटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन टुक पर, तो पॉसो का जन्म यहाँ से हुआ, जो हम अभी पढ़ेंगे जिसके बारे में। तो पॉसो जो है यहाँ से इसका जन्म हुआ ट्रेडवे कमीशन के अंदर, ठीक है, जिन्होंने इंडिपेंडेंट बोर्ड्स के बारे में बोला था। अगर मेजर मेजर एक एक वर्ड भी याद रखोगे ना तो काफी चीजें इनके बारे में लिख दोगे आप इजीली पास हो जाओगे, क्योंकि चीजें सारी याद तो कर नहीं सकते, कितना सारा हमारा सिलेबस होता है, और कई कई बच्चे तीनों ग्रुप देते हैं। तो मेन में अगर आपको कीवर्ड्स याद रहेंगे ना तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ये चीज़ आपने एग्जीक्यूटिव लेवल पे भी देखी होगी। देन 1992 के अंदर ये जो हमारा कोसो था, इशूड इंटरनल कंट्रोल इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क। ये क्या लेके आया, इंटरनल कंट्रोल इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क लेके आया। ये जो कमेटी थी, कमेटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेडवे कमीशन, ये जो पूरी कमेटी, इसका नाम था, कोसो का नाम था, इसने इंटरनल कंट्रोल इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क इश्यूज किए। और इन फ्रेमवर्क्स ने किस चीज़ के अंदर हेल्प की, टू हेल्प बिजनेस एंड अदर
entities assesses and enhance their internal control system। तो बेसिकली सारा काम किस चीज़ के लिए चल रहा था, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के लिए ही चल रहा था। इसने भी इसी के अंदर हेल्प की, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के अंदर। ठीक है। देन 2002 के अंदर आया सार्बन्स ऑक्सले एक्ट, जिसको सॉक्स बोला जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सार्बन्स ऑक्सले एक्ट आया। अब इसके अंदर क्या हुआ था, इस एक्ट ने क्या किया था, इसने फंडामेंटल चेंजेस किए थे इन वर्चुअली एवरी एस्पेक्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इसने हर चीज में चेंजेस ले आया। इन जर्नल एंड ऑडिटर इंडिपेंडेंस की, जनरली जो इंडिपेंडेंस की बात हो रही थी हर एक चीज के अंदर, एंड ऑडिटर की इंडिपेंडेंस की बात भी की थी इसने। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात की थी, जैसे कि अलग अलग स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनके जो इंटरेस्ट होते हैं उनमें कॉन्फ्लिक्ट होती है, तो उनको कैसे रिजॉल्व करना है। कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की, एनहेंस फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स की, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्क्लोजर्स हों। सीवियर पेनल्टीज, ज़्यादा से ज़्यादा पेनल्टीज लगाएगी, अगर कोई इन चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहा तो उनके ऊपर पेनल्टीज लगेगी। अगर कोई विलफुल डिफॉल्ट करता है, मैनेजर्स, ऑडिटर्स, तो ये सारी चीज़ें जो है सार्बन्स ऑक्सले एक्ट के अंदर इंट्रोड्यूस हुई। ठीक है। देन आया 2010 के अंदर द डॉट फ्रैंक वॉल स्ट्रीट रिफॉर्म्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अब ये जो एक्ट है ये क्या है, द डॉट फ्रैंक एक्ट इज अ लेजिस्लेशन साइंड इनटू अ लॉ बाय प्रेसिडेंट बराक ओबामा इन 2010। तो बराक ओबामा जो है इसको 2010 के अंदर लेके आया था इन रिस्पॉन्स टू फाइनेंशियल क्राइसिस दैट बिकेम नोन एज द ग्रेट रिसेशन। क्योंकि ग्रेट रिसेशन हुआ था, हमें पता है 2010 से पहले 8-9 के अंदर बहुत बड़ा रिसेशन आया था, तो उसी की वजह से ये जो है डॉट फ्रैंक एक्ट आया था। तो डॉट फ्रैंक पुट रेगुलेशंस ऑन फाइनेंशियल इंडस्ट्री। अब ये जो है इसने क्या किया, फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज के ऊपर रेगुलेशन लगा दिए, एंड क्रिएटेड प्रोग्राम टू स्टॉप मॉर्गेज कंपनीज एंड लेंडर्स फ्रॉम टेकिंग एडवांटेज ऑफ कंज्यूमर्स। तो इन्होंने क्या किया कि ऐसे प्रोग्राम्स क्रिएट किए ताकि जो कंपनीज है वो मॉर्गेज ना करे, और लेंडर्स को भी इस तरीके की चीज़ों से रोका ताकि वो एडवांटेज ना ले कंज्यूमर्स का। ठीक है, तो ये इस एक्ट की खासियत थी। देन डॉट फ्रैंक एक्ट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स लेजिस्लेशन। पूरा एक तरीके से पूरा है, अपने आप में पूरा कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा उलझा हुआ एक्ट है। दैट कंटेन्स 16 मेजर एरियाज ऑफ रिफॉर्म्स, जिसकी वजह जिसके अंदर क्या है 16 अलग अलग एरियाज के अंदर, जिसके अंदर रिफॉर्म्स लेके आया ये, जो कि पहले नहीं थे। द लॉ प्लेसेस स्ट्रिक्ट regulations on leaders and banks in effort to protect consumers and prevent another ऑल आउट इकोनॉमिक रिसेशन। सो इन्होंने बैंक्स के ऊपर, लेंडर्स के ऊपर क्या किया, एक तरीके से रेगुलेशंस लगा दिए ताकि और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ना आए जैसे इस वक्त आए थे। देन डॉट फ्रैंक आल्सो क्रिएटेड सेवरल लॉज, several new agencies to oversee the regulatory process and implement certain changes। और कई न्यू एजेंसीज भी बना दी, जैसे पहले से कुछ एजेंसीज एग्जिस्ट कर दी, जैसे इंडिया के अंदर सैबी है, वहाँ पे भी थी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, लेकिन इसके अलावा कुछ और न्यू एजेंसीज भी बना दी। सम ऑफ द मेन प्रोविजंस फाउंड इन डॉट फ्रैंक एक्ट इंक्लूड, तो क्या क्या चीजें मेनली थी इसके अंदर। तो यहाँ पे बैंक्स को क्या बोला, बैंक्स को क्या करना था इस एक्ट के हिसाब से, उनको टू कम अप विद प्लान्स फॉर क्विक शटडाउन इफ दे अप्रोच बैंक करप्सी और रन आउट ऑफ मनी। कि उनको कि कैसे जल्दी से वो बंद हो जाए, उनके पास क्या क्विक शटडाउन हो अगर वो बैंक करप्सी की तरफ जा रहे हो या फिर मनी उनके पास ना हो। जैसे इंडिया के अंदर इंसॉल्वेंसी बैंक करप्सी कोड हम देखते हैं ना, इस तरीके की चीजें वहां पे आ रही थी। देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को क्या किया था, मस्ट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ मनी दे होल्ड इन रिजर्व अकाउंट फॉर पोटेंशियल फ्यूचर स्लम्स। की भाई फ्यूचर्स में दिक्कत आ सकती है तो उनको रिजर्व ज़्यादा रखने के लिए बोला गया, कम से कम इतना अमाउंट रिजर्व में रखना है। देन हर एक जो भी बैंक था जिसकी कितनी असेट्स थी, $500 बिलियन से ऊपर की असेट थी, मस्ट मेक एनुअल स्ट्रेस टेस्ट। उनको हर एक साल ना एक स्ट्रेस टेस्ट करना पड़ेगा। स्ट्रेस टेस्ट के एक ये प्रोविजंस लेके आए, given by the Federal Reserve which can help determine if the institution could survive a financial crisis। तो ये टेस्ट किस चीज़ के लिए था, ये टेस्ट इस चीज़ को चेक करने के लिए था कि अगर इस वक्त कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं तो क्या ये जो बैंक है ये इन फाइनेंशियल क्राइसिस से निकल पाएगा जिसके पास $50 बिलियन से ऊपर की एसेट्स है। ठीक है, तो ये स्ट्रेस टेस्ट का एक कंसेप्ट लेके आए। देन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ओवरसाइट काउंसिल बनाई गई। क्या बनाएगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ओवरसाइट काउंसिल, FSOC बोलते हैं जिसको। ये क्या करती थी काउंसिल, आइडेंटिफाई करती है, यानी कि आइडेंटिफाइज द रिस्क दैट इफेक्ट द फाइनेंशियल इंडस्ट्री एंड कीप लार्ज बैंक्स इन चेक। तो कोई ऐसी जो भी चीज़ें हैं, ऐसे रिस्क हैं जो कि फाइनेंशियल इंडस्ट्री को इफेक्ट कर सकती हैं, उनके ऊपर उनको ढूंढती है, और साथ ही साथ जितने भी लार्ज बैंक्स हैं उनको चेक करती रहती है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही। इसी तरीके से कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन ब्यूरो बनाई गई। ये क्या करती है, कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम करप्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस ऑफ बैंक्स। की बैंक्स अगर कोई करप्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस कर रहे हैं तो उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए इस ब्यूरो को बनाया गया। दिस एजेंसी वर्क्स विद बैंक रेगुलेटर्स टू स्टॉप रिस्की लैंडिंग एंड अदर प्रैक्टिसेस दैट कुड
hurt American consumers. तो इन सब चीज़ों को रोका गया. It also oversees credit and debit agencies as well as certain payday and consumer loans. तो ये सारी चीज़ों के ऊपर इसने कंट्रोल किया. मतलब जनरली आप कह सकते हो कि कंज्यूमर्स की हेल्प करी कि बैंक्स उनको जो है किसी भी तरीके से परेशान ना करें, उनके साथ गलत ना करें, फ्रॉड ना करें, इस तरीके की प्रैक्टिस ना करें. देन द ऑफिस ऑफ क्रेडिट रेटिंग्स, जो क्रेडिट रेटिंग्स के ऑफिस होते थे, ये इंश्योर करते थे कि जो भी एजेंसीज हैं प्रोवाइड रिलायबल क्रेडिट रेटिंग टू दोज दे एवेल्युएट, कि जिनको भी एवेल्युएट कर रहे हैं उनकी रेटिंग जो ये करे ना, वो रेटिंग सही करें, ये नहीं कि गलत रेटिंग दे रहे हैं उनको. देन विसल ब्लोइंग प्रोविजंस को ऐड किया गया. न्यू encourages anyone with information about violation to report it to the government for financial rewards, कि अगर इस तरीके से कोई वायोलेशन हो तो वो जल्द से जल्द गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर सके. जैसे हम देखते हैं ना हमारे कंपनीज एक में भी विसल ब्लोअर की पॉलिसी होती है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे और अच्छे से इनको इंट्रोड्यूस किया गया. देन इसी तरीके से जैसे यूएसए का हमने पढ़ा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का पढ़ा, इसी तरीके से यूनाइटेड किंगडम्स के अंदर भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की डेवलपमेंट की शुरुआत हुई थी काफ़ी सालों पहले. 1992 के अंदर सबसे पहले कैडबरी रिपोर्ट आई थी. ये आपसे क्वेश्चन अलग से भी पूछ सकते हैं कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर कैसे ग्रोथ हुई, इसी तरीके से यूएसए के अंदर कैसे हुई, तो क्वेश्चंस आते हैं. आप प्रीवियस ईयर के पेपर भी देखोगे, उसमें मिल जाएंगे. The Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance under the chairmanship of Sir एड्रियन कैडबरी. तो इसी से नाम रखना कि कैडबरी क्यों है, क्योंकि ये जो कमेटी थी वो कैडबरी ने हेड की थी. ये सेटअप की गई थी मई 1991 के अंदर बाय द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग काउंसिल. इन्होंने ये कमेटी बनाई थी. द स्टॉक एक्सचेंज एंड द अकाउंटेंसी प्रोफेशन इन रिस्पॉन्स टू कंटिन्यूइंग कंसर्न अबाउट द स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, क्योंकि ये जो थे ना स्टॉक एक्सचेंज, अकाउंटेंसी प्रोफेशंस, ये क्या कर रहे थे, कंटिन्यूइंग कंसर्न शो कर रहे थे, कंटिन्यूइंग ये दिखा रहे थे कि जो हमारे स्टैंडर्ड्स है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के वो इतने अच्छे नहीं है, अकाउंटेबिलिटी के. तो इसी वजह से यहाँ पे जो है इस कमेटी को बनाया गया था, पर्टिकुलरली इन लाइट ऑफ द बीसीसीआई एंड मैक्सवेल केसेस. जो उस वक्त केसेस हुए थे बीसीसीआई के एंड मैक्सवेल केसेस हुए थे. द कमेटी सबमिटेड इन रिपोर्ट इन 1992. अब ये जो कमेटी अपनी रिपोर्ट कब सबमिट करती है, 1992 में करती है. एंड डेवलप अ सेट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस व्हिच वर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द लंदन स्टॉक एक्सचेंज. और ये क्या अपने सामने क्या डेवलप करती है कि गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स कुछ बताती है, जिनको लंदन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है लिस्टिंग रूल्स के अंदर, कि अगर किसी कंपनी को लिस्ट होना है तो उनको इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा. एंड साथ ही साथ वो क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ कंप्लाई और एक्सप्लेन. या तो आप किसी चीज़ को कंप्लाई करो जो आपको रेगुलेशन बताए गए, अगर नहीं कर रहे तो उसको क्या करो, एक्सप्लेन करो. ठीक है. इट मेड द फॉलोइंग 3 बेसिक रिकमेंडेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट. क्या 3 बेसिक रिकमेंडेशन की थी कि जो सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, और जो चेयरमैन है कंपनीज का, उनको सेपरेट कर दो. ये दोनों को आप ये नहीं कि मिक्स कर रहे हो, सीईओ चेयरमैन बन रहा है, चेयरमैन सीईओ बन रहा है, तो इन दोनों को सेपरेट रखो. देन जो बोर्ड्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनके अंदर एटलीस्ट 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होने चाहिए. अब ये डायरेक्टर्स वाला चैप्टर आएगा, वहाँ पे हम डिटेल में देखेंगे कि एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव, ये सब डायरेक्टर्स कौन से होते हैं. बाकी हमें पता भी है, हम अभी प्रोफेशनल लेवल पे हैं. तो 2 ऑफ होम शुड हैव नो फाइनेंशियल और पर्सनल टाइज टू एग्जीक्यूटिव. और इन तीनों में से 2 कम से कम ऐसे होने चाहिए जिनका कोई भी फाइनेंशियल या पर्सनल टाई ना हो एग्जीक्यूटिव के साथ. ठीक है. एंड साथ ही साथ ईच बोर्ड शुड हैव एन ऑडिट कमेटी. हर एक बोर्ड की क्या हो, कम से कम एक ऑडिट कमेटी हो कंपोज ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, जिसके अंदर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हो. तो ये 3 चीज़ें जो है मेनली कैडबरी रिपोर्ट के अंदर इंट्रोड्यूस की गई थी. देन आती है ग्रीनबरी रिपोर्ट. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, 1995 के अंदर आई थी. तो इसको भी किसने हेड किया था, जिस पर्सन का नाम था रिचर्ड ग्रीनबरी. तो ग्रीनबरी इसकी कास्ट थी, उसी से रख दिया. तो इसने डायरेक्टर्स रिम्यूनरेशन के लिए थी. तो ग्रीनबरी रिपोर्ट किस चीज़ के लिए थी, डायरेक्टर्स की रिम्यूनरेशन के लिए. यूएसए से ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूके वाले हैं, क्योंकि हम लोग जो है यूके पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं, यूके को ज़्यादा फॉलो करते हैं इंडिया के अंदर. तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है और हम हमारा सिस्टम ज़्यादातर इसी पे बेस करता है. तो देखो रेम्यूनरेशन के लिए इसने क्या बोला था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेम्यूनरेशन कमेटी कंप्राइजिंग ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, की एक ऐसे रेम्यूनरेशन कमेटी बनानी है जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिसके अंदर होंगे. Then responsibility of this committee in determining the remuneration of CEO and executive director. कि इनकी क्या responsibility होगी इस कमेटी की, ये remuneration determine करेगी CEO और executive directors की. Then responsibility of the committee in determining the remuneration policy. Then जो remuneration policy बननी है उसके अंदर भी ये responsible रहेंगे उस policy को बनाने के लिए, जो पूरे के पूरे level पे remuneration हुआ करेंगे, उनकी जो policies follow होंगी. Then level of disclosure to shareholders regarding the remuneration of directors, कि किस लेवल तक डिस्क्लोजर करना है
शेयर होल्डर्स को रेमुनरेशन के बारे में डायरेक्टर्स की कितना बताना है, क्योंकि सारी चीज़ें डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए। देन रेमुनरेशन शुड बी लिंक्ड मोर एक्सप्लिसिटली टू परफॉर्मेंस, की परफॉर्मेंस से लिंक होनी चाहिए कि जैसी परफॉर्मेंस करोगे वैसी रेमुनरेशन मिलेगी। जैसे एक फिक्स पार्ट कर दिया होगा इसके अंदर, और एक वेरिएबल कर दिया होगा कि फिक्स मिलेगा मिलेगा, एंड देन वेरिएबल के लिए जो है एफर्ट्स होते होंगे, परफॉर्मेंस होती होगी, वो चीज़ कर दी होगी। तो ये जो चीज़ है, जो ये फाइंडिंग्स है, इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया गया था कोड के अंदर, कोड ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑन डायरेक्टर्स के अंदर, remuneration of the report. The majority of the recommendations were incorporated in listing rules of London Stock Exchange, और ज़्यादा चीज़ें फिर इंक्लूड कर ली गई थी लंदन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, लिस्टिंग रूल्स के अंदर। देन आती है हमारे सामने हेम्पल रिपोर्ट। हेम्पल रिपोर्ट जो है ये नवंबर 1995 के अंदर हेम्पल कमेटी बनाई गई थी, उसके बाद आई थी ये रिपोर्ट। तो टू रिव्यू एंड रिवाइज द अर्लियर रिकमेंडेशंस ऑफ कैडबरी एंड ग्रीनबरी। तो ये जो है बस कुछ नहीं था इसके अंदर, हेम्पल के अंदर ये जो पुराने दोनों है ना, कैडबरी और ग्रीनबरी, उन्हीं को रिव्यू करने के लिए कमेटी बनाई गई थी। और इनके टाइम पे एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई थी इन एरिया ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड ऑडिट। तो ये मेनली क्या इन्होंने डेवलपमेंट की, अकाउंटेबिलिटी एंड ऑडिट के अंदर, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल को बेटर करना, सेफ गार्डिंग शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट, ये सब चीजें थी। देन आती है कंबाइंड कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब जो हेम्पल रिपोर्ट हुई थी लेड टू पब्लिकेशन ऑफ कंबाइंड कोड विच अप्लाई टू ऑल लिस्टेड कंपनीज। तो इसके बाद एक कंबाइंड कोड बनाया गया जो कि सभी लिस्टेड कंपनीज के ऊपर अप्लाई किया गया। इसने क्या ऐड किया कि जो चेयरमैन है बोर्ड का शुड बी सीन एज द लीडर। उसको कैसे देखा जाएगा, लीडर देखा जाएगा ऑफ द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। तो चेयरमैन को लीडर दिया देखा जाएगा एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का। देन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू मेक कंसीडर यूज ऑफ देयर वोट, की जो भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो अपने जो भी वोट है उसका सही से यूज करेंगे। एंड ऑल काइंड्स ऑफ रेम्युनरेशन इंक्लूडिंग पेंशन शुड बी डिस्क्लोज। तो ये सारी चीजें जो डिस्क्लोज की जाएंगी, किसको कितनी पेंशन मिल रही है, किसको कितनी रेम्युनरेशन मिल रही है, सारी चीजें जो है डिस्क्लोज करने की बात की गई। देन 1999 के अंदर आती है टर्नबल रिपोर्ट। तो ये जो है टर्नबल कमेटी बनाई जाती है टू प्रोवाइड डायरेक्शन ऑन द इंटरनल कंट्रोल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंबाइंड कोड इंक्लूडिंग हाउ टू कैरी आउट रिस्क मैनेजमेंट, की कैसे रिस्क मैनेजमेंट करना है। तो ये जो रिपोर्ट है इन्फॉर्म्स डायरेक्टर्स ऑफ देयर ऑब्लिगेशंस, क्योंकि क्या ऑब्लिगेशंस है डायरेक्टर्स की, ये बताई गई इसके अंदर अंडर द कंबाइंड कोड विद रिगार्ड टू कीपिंग गुड इंटरनल कंट्रोल्स, कैसे उन्हें अच्छे से इंटरनल कंट्रोल रखने हैं इन देयर कंपनीज, और हैविंग गुड ऑडिट्स एंड चेक्स टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। और कैसे गुड ऑडिट्स रखने हैं और कैसे क्वालिटी मेंटेन करनी है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की। एंड कैच एनी फ्रॉड बिफोर इट बिकम्स प्रॉब्लम, और कोई भी फ्रॉड होने से पहले उसको पकड़ना है। तो टर्नबल कमेटी पब्लिश इंटरनल कंट्रोल गाइडेंस फॉर डायरेक्टर्स ऑन कंबाइंड कोड। तो बस इतना ही याद रखना है कि ये चीजें हुई थी इसके अंदर। देन 2001 के अंदर माइनर्स रिव्यू ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट हुआ था। 2003 के अंदर हिग्स रिपोर्ट आई, 2003 के अंदर ये सेकंड। देन 2009 के अंदर वॉकर रिव्यू ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑफ यूके बैंकिंग इंडस्ट्री। 2011 के अंदर शर्मन इंक्वायरी हुई। देन 2010-12 के अंदर स्टीवर्डशिप कोड बनाया गया। 2003 to 16 रिवीजन ऑफ कंबाइंड कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। देन 2018 के अंदर यूके कॉर्पोरेट को गवर्नेंस कोड बनाया गया। 2020 के अंदर न्यू 2020 यूके स्टीवर्डशिप कोड बनाया गया, एंड इसके अंदर कुछ प्रिंसिपल्स डाले गए। तो ये जो चीज़ें हैं आज हमने जो है टर्नबल रिपोर्ट तक कर लिया है। देन नेक्स्ट क्लास के अंदर या नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप बोल सकते हो हम आगे की चीज़ें करेंगे। एंड देन वी विल सी की कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड्स इन मेजर जुरिसडिक्शन एक्टर्स इन द वर्ल्ड, जैसे यूएसए के अंदर, ठीक है। देन वी विल सी जो सार्बिस ऑक्सले एक्ट था उसके बारे में थोड़ा सा और देखेंगे कि कौन कौन से मेजर सेक्शंस हैं, ये जो चीज़ें हमने पढ़ी थी कि कौन कौन से रिफॉर्म्स आए। देन यूके कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड के बारे में और डिटेल में देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम आगे आगे करते रहेंगे। आप जो है रेगुलर फॉलो करते रहिए, आपको टॉपिक समझ आते रहेंगे। कोई डाउट हो तो उनको आप पूछ सकते हैं कमेंट के अंदर, और हम धीरे धीरे करके अपना जितना पूरा सिलेबस है उसको कंप्लीट कर लेंगे। और ये हमारा मॉड्यूल 1 का पेपर 1 है, इसी तरीके से हम पेपर 2, पेपर 3 एंड जितने भी हमारे नो पेपर है उनको कवर कर लेंगे। आई होप आपको टॉपिक समझ आया हो, आपको कोई डाउट नहीं होगा, चीज़ें अच्छे से समझ आ रही होंगी। अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं @kushank_m। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज हमने टर्नबल रिपोर्ट तक कर लिया है। नाउ फ्रॉम इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी माइनर्स रिव्यू of institutional investment. Thank you so much for watching this video.